तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर की। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अगर हम फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन लिखते हैं तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 और वाटर को कंबाइन करते हैं और CO2 और वाटर को कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ग्लूकोज। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मेटाबॉलिक वाटर प्लस ऑक्सीजन मिलती है, जो कि एक गैस होती है जो एनवायरनमेंट में जा करके ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा होता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इधर 6 इधर 12 इधर 6 और इधर भी 6। अब इस इक्वेशन में अगर हम एटम्स के मूवमेंट को समझेंगे तो ये जो कार्बन है ये कहाँ पर जा रहा है, ये कार्बन यहाँ पर जाता है। ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, प्लस यहाँ पे। ठीक है, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो ऑक्सीजन है, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीजन जो ये रिलीज हो रहा है ये H2O से आ रहा है, ना कि CO2 से आता है। तो ये एक बेसिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो ये गैस है, और प्रोडक्ट की बात करें तो जो बाई प्रोडक्ट है ये भी गैस होता है ना। सनलाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिससे कि सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि ये रिएक्शन ऑपरेट हो पाए। सनलाइट को कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक एम्पेरिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में एक बहुत ही मल्टी स्टेप प्रोसेस है, वो एक स्टेप में नहीं होता। ये सिर्फ हम एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस को किस तरह केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि इसी इक्वेशन की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब एक एक करके फोटोसिंथेसिस के कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इस इक्वेशन से हमें समझ में आएंगे वो समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल क्या है, फोटोसिंथेसिस का जो रॉ मटेरियल होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल हैं दैट इज H2O वाटर प्लस CO2। ये दोनों ही इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ये दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर वाटर की बात करें तो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और CO2 एटमॉस्फेयर या फिर एयर से एब्जॉर्ब करता है। रॉ मटेरियल आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में कंबाइन होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स में। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास में मेन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो है ऑर्गेनिक ग्लूकोज, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम फूड बोल रहे हैं, या फिर ग्लूकोज, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। लेकिन इस मेन प्रोडक्ट के साथ में ध्यान से देखो तो हमारे पास में वाटर भी रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। ये जो वाटर रिलीज हो रहा है दिस इज मेटाबॉलिक वाटर, मतलब ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला वाटर है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ये जो मेटाबॉलिक वाटर है और ये जो वाटर है ये अलग अलग जगह पर प्रोड्यूस और यूज होते हैं, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली इक्वेशन में नहीं काटेंगे। एक और बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। ये बाई प्रोडक्ट है, मतलब ये प्लांट्स के लिए किसी काम का नहीं है। ये जो ऑक्सीजन है ये गैस की फॉर्म में रिलीज होती है और एटमॉस्फेयर में बाहर चली जाती है, प्लांट बॉडी में कोई भी काम इसका नहीं होता, तो ये बाई प्रोडक्ट की तरह रिलीज होती है। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमारा जो रॉ मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मेन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में। तो फोटोसिंथेसिस को एक और हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक वाटर एंड CO2 इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और चीजें इसी इक्वेशन से निकालते हैं। अगर इस इक्वेशन में ध्यान से देखो तो जो वाटर है इसका फाइनली क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में, मतलब वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर हम वाटर का देखें तो जो वाटर है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वहीं पे अगर हम CO2 की बात करें तो इसका क्या होता है, रिडक्शन। क्यों हम बोल रहे हैं इसका रिडक्शन होता है, क्योंकि CO2 ध्यान से देखो
तो CO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिड्यूस्ड फॉर्म है कार्बन का। इसका मतलब CO2 का रिडक्शन और H2O का ऑक्सीडेशन। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस को रेडॉक्स रिएक्शन कह करके भी बोलते हैं। इसमें दोनों चीजें हमें देखने को मिल जाती है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। एनर्जी की बात करें तो सनलाइट एनर्जी जो है यहाँ पे, ये एक एनर्जी सोर्स है। किस फॉर्म में? सनलाइट एनर्जी सोर्स। और जो हमारे पास में फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसके अंदर में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फिजिकल एनर्जी सोर्स है, जो सनलाइट है, जो एक फिजिकल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसकी एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड के अंदर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को एक और डेफिनेशन दी जाती है कि भाई ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो फिजिकल एनर्जी सोर्स है, फिजिकल एनर्जी सोर्स मतलब सनलाइट, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी सोर्स। केमिकल एनर्जी सोर्स, केमिकल एनर्जी यानी फूड। फूड के अंदर में केमिकल फॉर्म में, केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड रहती है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम फिजिको केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो ये कुछ जर्नल बातें हैं जो फोटोसिंथेसिस के बारे में इस इक्वेशन से आप डायरेक्टली पता कर सकते हो, है ना। और इन सारी चीज़ों से कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि जो टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, टोटल ऑक्सीजन वो कम फ्रॉम H2O। जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर से आती है, वो CO2 से निकल करके नहीं आती। अब ये बातें हमने जर्नल फीचर पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस के। अगर हमें इनको प्रूफ करना हो आज के टाइम पे, किन बेसिक एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम इन सारे जो स्टेप्स हैं इनको प्रूफ भी कर सकते हैं। बहुत ईजी है, हम इन सारी चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं अपने घरों में, या सिंपल लैब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम इनको प्रूफ कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम एक्सपेरिमेंटेशन डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन में हम पहले कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स की मदद से फोटोसिंथेसिस के जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 के रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास में सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास में क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, इनको हम कैसे समझ सकते हैं बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमें CO2 की ज़रूरत है, जो हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत है यानी कि पिगमेंट मॉलिक्यूल जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और तीसरा जो हमें सनलाइट की ज़रूरत है। इनकी ज़रूरतें हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पहले बात करते हैं CO2 की रिक्वायरमेंट। CO2 की रिक्वायरमेंट को प्रूफ करने का सबसे इजी तरीका है कि हमारे पास में मान लो एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के अंदर में एक पत्ता है, इस पत्ते को हमने एक बीकर में कवर कर दिया। इसका कुछ पोर्शन हमने एक बीकर में, इस तरह से ग्लास बीकर में कवर कर दिया। जैसे ही ग्लास बीकर में कवर किया, और कवर करने के साथ में यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स छोड़ दिए। ये जो क्रिस्टल्स थे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स थे, KOH के क्रिस्टल्स थे, है ना। अब इस प्लांट को, ये जो पूरा प्लांट है, इसको ले जा करके सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में क्या होगा? इसके ऊपर लाइट पड़ेगी। भाई लाइट तो ग्लास को क्रॉस कर सकती है, और ये जो अनबाउंडेड पार्ट है जो बाहर है इस बीकर के, उस पर भी लाइट पड़ रही है। फिर यहाँ पे हमें समझना है कि भाई जो KOH है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जितनी भी CO2 है, KOH का काम होता है कि जितनी भी CO2 इसको मिलेगी वो उसके साथ कंबाइन होकर के पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है। पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे क्या होता है कि इस बीकर में CO2 की कमी हो जाएगी। इस बीकर के अंदर में CO2 प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें CO2 प्रेजेंट नहीं है, फिर इसको कुछ देर छोड़ने के बाद में हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो हमने इस पत्ते को बाहर निकाला, इतना पोर्शन इसका बीकर के अंदर था, ये बीकर के अंदर वाला पोर्शन है, इनसाइड वाला पोर्शन है।
और ये बीकर के बाहर वाला पोर्शन है, आउटसाइड वाला पोर्शन। ठीक, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि किस जगह पर फोटोसिंथेसिस हुआ है और किस जगह पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। देखो, फोटोसिंथेसिस को चेक करने का सिंपल सा तरीका है, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कितना बना है उसको चेक करेंगे। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, और उस शुगर को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की प्रॉपर्टी होती है कि उसके स्ट्रक्चर में ऐसे हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी इस हेलिक्स में हम आयोडाइड आयन डालते हैं तो ये आयोडाइड आयन इस हेलिक्स में ट्रैप होकर के एक वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है, वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब जो बेसिस है किसी भी पार्ट में, किसी भी प्लांट पार्ट में फोटोसिंथेसिस के रेट को चेक करने का, वो ये है कि जितना ज़्यादा स्टार्च बनेगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। और स्टार्च को चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आयोडाइड आयंस, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन होता है, जिसकी मदद से हम उस पत्ते पर पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन जब डालेंगे तो जो भी पोर्शन जहाँ पे स्टार्च बहुत ज़्यादा बना होगा वहाँ पे वॉयलेट कलर आएगा, डार्क वॉयलेट कलर वहाँ पे दिखाई देगा। जब हम इस पत्ते पे स्टार्च टेस्ट करते हैं, जब हम इस पत्ते पे स्टार्च आयोडीन टेस्ट करते हैं तो हमें दिखता है कि भाई जो वॉयलेट कलर है वो इस वाले पोर्शन में बहुत ही इंटेंस आता है, यहाँ पे बहुत ही हल्का वॉयलेट कलर डेवलप होता है। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले पोर्शन में हुआ है, जबकि यहाँ पे बहुत ही कम या फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। अब क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, बिकॉज CO2 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, सारी की सारी CO2 KOH के साथ में बाइंड करके पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता लगता है कि CO2 असेंशियल रिक्वायरमेंट है, बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। और इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो है हाफ लीफ मोल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें आधे पत्ते को हम बीकर में कवर करते हैं और आधे पत्ते को कवर नहीं करते। सेकंड जो रिक्वायरमेंट हमें प्रूफ करनी है दैट इज सनलाइट की रिक्वायरमेंट। भाई सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। लेकिन हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सनलाइट की रिक्वायरमेंट प्रूफ करने के लिए वापस से हमने एक प्लांट लिया, यहाँ पे कोई एक पत्ता हमने डिसाइड किया, उसको चूज किया। अब इस पत्ते के ऊपर में हमने एक ब्लैक स्ट्राइप, एक कागज की ब्लैक स्ट्राइप, ये हम व्हाइट से बना रहे हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये जो है ये एक ब्लैक स्ट्राइप हमने लगा दिया, कागज का ब्लैक स्ट्राइप। फिर इसको सनलाइट में जाकर के रख दिया। अब जैसे ही हम इसको सनलाइट में रखेंगे तो जो ओपन वाला पोर्शन है वहां पर तो सनलाइट इजिली गिरेगी, लेकिन जो ब्लैक स्ट्राइप वाला पोर्शन है उतने में सनलाइट नहीं रहेगी, इतने पोर्शन में सनलाइट एब्सेंट रहेगी। अगर यहाँ पे सनलाइट एब्सेंट है, फिर जब हम इसको फोटोसिंथेसिस के रेट को चेक करने के लिए आयोडाइड सोल्यूशन टेस्ट करेंगे, वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोडीन टेस्ट। जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि भाई जितने भी पोर्शन में हमने ये स्ट्राइप लगाई थी वहां पे बहुत ही माइल्ड वॉयलेट कलर आता है, जबकि यहाँ पे वॉयलेट कलर ज़्यादा आता है। मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई थी, यहाँ पे भी ज़्यादा हुई थी, लेकिन यहाँ पे या तो बहुत कम हुई थी या फिर नहीं हुई थी। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की एब्सेंस थी, हमने यहाँ पे ब्लैक स्ट्राइप लगा दिया था, सनलाइट डायरेक्टली इस पर फॉल नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से हम सनलाइट की रिक्वायरमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर जाएं हम, दैट इज क्लोरोफिल की या फिर पिगमेंट की रिक्वायरमेंट। क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और इस ग्रीन कलर के पिगमेंट का काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना, सनलाइट को पकड़ना। सनलाइट अगर प्लांट पे आ भी रही है, जब तक प्लांट उसको कैप्चर नहीं करेगा तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट को पता करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरीगेटेड लीफ का यूज करते हैं। वेरीगेटेड लीफ या फिर वेरीगेटेड पत्ता। वेरीगेटेड पत्ता एक ऐसा पत्ता होता है जिसके अंदर में क्लोरोफिल पैची फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब क्लोरोफिल यूनिफॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ ऐसे रीजन होंगे जहाँ पे पेल पैचेस प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, है ना।
तो ऐसा पैची पत्ता, यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है, जबकि जो हरे वाले पोर्शन है यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ऐसे पत्ते को बोलते हैं पैची या फिर वेरीगेटेड लीफ। इस वेरीगेटेड लीफ के ऊपर में हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर में भी हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट। जब हम आयोडीन टेस्ट यहाँ पर करेंगे तो ऐसे एरियाज जहाँ पे ये पेल कलर था यानी क्लोरोफिल एब्सेंट थे, उन एरियाज को छोड़ के बाकी एरियाज में बहुत ही इंटेंस वॉयलेट कलर दिखाई देता है। मतलब बाकी एरियाज में फोटोसिंथेसिस तेज हो रहा था, लेकिन जो पैची एरियाज थे जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस स्लो हो रहा था। और ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस स्लो होगा। तो इस तरह से वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट की मदद से हम क्लोरोफिल के रिक्वायरमेंट को बहुत ईजिली प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल बेसिक एक्सपेरिमेंट हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, या सिंपल लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कोई भी कर सकता है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आज के टाइम के एक्सपेरिमेंट्स हैं। अगर हम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की बात करें या फिर उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करें जिनकी मदद से साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में चीज़ें पता की, है ना, जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो पुराने एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो साइंटिस्ट्स ने परफॉर्म किए, तो वो एक्सपेरिमेंट्स भी हमें यहाँ पर समझने, जिनको एक टॉपिक में दिया गया है एनसीईआरटी में, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। पहला एक्सपेरिमेंट आता है जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो जोसेफ प्रिस्टली ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया, एक ग्लास का बेल शेप जार लिया, ये ग्लास का एक जार लिया, और ग्लास का जार लेकर के इसमें इन्होंने एक कैंडल प्लेस कर दी, ठीक है, बर्निंग कैंडल, और यहाँ पे एक लिविंग माइस प्लेस कर दिया, लिविंग माइस। थोड़ी देर बाद आपको भी पता है कि भाई सफोकेशन से क्या होगा, इन दोनों की डेथ हो, माइस की डेथ हो जाएगी, और जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और यही सेम उनके साथ हुआ भी। लेकिन जब इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर में उन्होंने एक दूसरा एडिशनल सेटअप कर दिया, इसी चीज़ में जब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मिंट का प्लांट प्लेस कर दिया। जब इसी बीकर के अंदर में बर्निंग कैंडल और माइस के साथ में एक मिंट का प्लांट भी प्लेस कर दिया, तो उस टाइम पर रिजल्ट बिल्कुल अलग आए। यहाँ पे माइस जो था वो लिविंग स्टेट में रहा, और साथ में कैंडल जो थी वो केप्ट बर्निंग, केप्ट बर्निंग। तो यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल अलग आया कि यहाँ पे मिंट प्लांट रखने की वजह से ये चीज़ें चेंज हो गई। इससे कंक्लूजन ये निकला, जोसेफ प्रिस्टली ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो माइस है और जो एयर है ये किसी तरह से एयर को पल्यूट करते हैं, और जो मिंट प्लांट है वो एयर में कंपोनेंट को रीस्टोर करता है। सिंपल। या इसको हम एक और भाषा में बोल सकते हैं कि प्लांट की लाइफ में एयर का क्या रोल है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो जो प्रिस्टली ने एक्सप्लेन किया था वो प्लांट्स की लाइफ में रोल ऑफ एयर, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, रोल ऑफ एयर। प्रिस्टली ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। और ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे ये 1770s में, मतलब 4 साल पहले ये बेल जार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। बड़े मज़ेदार बात ये है कि प्रिस्टली ने कभी भी ये नहीं बता पाए थे कि ये जो गैस प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं वो कौन सी गैस है, लेकिन उन्होंने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी 1774 में की थी। तो प्लांट्स ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं, ये किसने बताया था, ये बताया था पहली बार दूसरे एक साइंटिस्ट जेन इंजन हॉल्स, जेन इंजन हॉल्स। इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट का को ही एज अ स्टार्टिंग बेस मान करके इन्होंने अपने एडिशनल एक्सपेरिमेंट उस पर परफॉर्म किए। उन्होंने क्या किया, जो प्रिस्टली का सेटअप था, भाई जो जोसेफ प्रिस्टली ने सेटअप बनाया था उसी को इन्होंने 2 जगह पे प्लेस किया, एक तो डार्क में और एक तो लाइट में। एक बार उसको डार्क में प्लेस किया और एक बार उसको सनलाइट की प्रेजेंस में प्लेस किया।
ये देखने को मिला कि जब डार्क में प्लेस किया जाता है तो उस टाइम पर रिजल्ट बिल्कुल उल्टे आए। उस टाइम पर जो कैंडल थी वो एक्सटिंग्विश हो गई और जो माइस था वो मर गया। मतलब जो रिजल्ट मिलना चाहिए था प्रेस्ली को जो मिले थे उससे उल्टे रिजल्ट मिले। जबकि जब लाइट में रखा गया तो रिजल्ट बिल्कुल प्रेस्ली वाले ही मिले। मतलब माइस जो था वो जिंदा ही बचा रहा और जो कैंडल थी वो जलती रही। इससे जैन इंजन हॉस ने एक कंक्लूजन निकाला कि प्लांट्स जो है वो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैन इंजन हॉस ही वो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या बताया, प्लांट्स नीड सनलाइट टू सर्वाइव, रोल ऑफ सनलाइट। आप डायरेक्टली इतना भी बोल सकते हैं। अच्छा, इन्होंने एक और चीज बताई, एक एडिशनल एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट को लेकर के। हाइड्रा प्लांट को लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हाइड्रिला, एक हाइड्रिला नाम का प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट है ये, हमने लिख दिया। तो इस हाइड्रिला को लेकर के इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, हाइड्रिला को लिया इस तरह से एक बीकर में, ठीक है, इसमें वाटर भर दिया कि एक्वेटिक प्लांट था। फिर इसके ऊपर में एक बीकर इस तरह से फनल प्लेस कर दिया ताकि जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो सारी की सारी गैस ट्रैप कर ली जाए। एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दी गई इस तरह से। अब इसमें होगा क्या, जब इसको सनलाइट में प्लेस किया गया, इस पूरे सेटअप को जब सनलाइट में प्लेस किया गया तो सनलाइट में प्लेस करते टाइम यहाँ पर कुछ एयर बबल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए। एयर बबल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए और ये एयर बबल्स जाकर के यहाँ पे कैप्चर हो गए इस एरिया में। इन एरिया में जब इस एयर बबल को एनालाइज किया गया तो पता लगा कि ये जो एयर है दैट इज ऑक्सीजन। इससे जैन इंजन हॉस ने ये प्रूफ किया कि जो प्लांट रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान दैट इज ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन खाली उन एरियाज से निकल रही थी जो ग्रीन पार्ट थे, जितने भी ग्रीन पार्ट थे जो उसके लीव्स थे वहां से ऑक्सीजन निकल रही थी, लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट था वहां पर ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रही थी। मतलब कि जैन इंजन हॉस ने एक और कंक्लूजन यहां से निकाला कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ओनली ग्रीन पार्ट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आज के टाइम पे हमें मालूम है कि ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं, ये ग्रीन पार्ट्स का मतलब है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो पहली बार इनडायरेक्टली क्लोरोफिल पिगमेंट की रिक्वायरमेंट भी जैन इंजन हॉस ने ही डिस्क्राइब करी थी। तो जैन इंजन हॉस के दोनों एक्सपेरिमेंट हमें याद रखने। नेक्स्ट आते हैं जूलियस वॉन सैक्स। वॉन सैक्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये बताया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। तो जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो किसका प्रोडक्शन करते हैं, ग्लूकोज का। और यही ग्लूकोज आगे चल करके स्टार्च का फॉर्मेशन करती हैं। स्टार्च की फॉर्म में प्लांट अपने बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करता है। तो स्टार्च एक्चुअल में स्टोरेज फॉर्म है, स्टोर करने के लिए वो स्टार्च की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, वॉन सैक्स ने ये भी बताया कि जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, जो प्लांट्स के अंदर में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं वो एक स्पेशल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिनको आज के टाइम पे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो उसके लिए उन्होंने स्पेशल बॉडी टर्म का इस्तेमाल किया था कि प्लांट बॉडी में कुछ स्पेशल बॉडीज होती हैं जिनके अंदर में वो देखने को मिलते हैं। इन अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है T.W. एंजेलमैन का एक्सपेरिमेंट। T.W. एंजेलमैन का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाइट लाइट को उसके डिफरेंट कलर्स में, हमें मालूम है वाइट लाइट जो होती है ना वो 7 डिफरेंट कलर्स से मिलकर के बनी होती है, विजिबल लाइट से मिलकर के बनी होती है, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं। तो वाइट लाइट को इन्होंने उसके स्पेक्ट्रम में स्प्लिट कर दिया।
उसके अलग अलग कलर में स्प्लिट कर दिया, यानी कि रेड से लेकर के ब्लू तक स्प्लिट कर दिया। और इसका जो वेवलेंथ था वो 400 नैनोमीटर ब्लू लाइट के लिए होता है और 700 के अराउंड रेड के लिए होता है। तो इन्होंने वाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया एक प्रिज्म की मदद से वाइट लाइट को स्प्लिट किया और ये समझने की कोशिश की कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, फोटोसिंथेसिस होने का जो स्पीड है, वो किस लाइट में ज़्यादा होती है और किस लाइट में कम होती है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा वाटर बीकर लिया। उस वाटर बीकर में एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होता है, क्लैडोफोरा, एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी जिसका नाम है क्लैडोफोरा। इस क्लैडोफोरा को पानी के अंदर प्लेस कर दिया। इस क्लैडोफोरा पे एक वाइट लाइट सोर्स यहां से दिया, मान लो ये वाइट लाइट सोर्स है। जो यहां पे वाइट लाइट इन्होंने फॉल कराई उसको प्रिज्म की मदद से स्प्लिट कर दिया, ये प्रिज्म की मदद से स्प्लिट कर दिया। जब ये प्रिज्म की मदद से स्प्लिट हुआ तो रेड कलर से लेकर के ब्लू कलर तक की लाइट यहाँ पे स्प्लिट हो गई। ब्लू कलर मान लो यहाँ पे है और रेड कलर मान लो यहाँ पे, ठीक है। बीच में अलग अलग कलर की लाइट है, वो सारी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ग्रीन कलर की लाइट है, कुछ येलो कलर की लाइट है, इस तरह से। अब क्योंकि लाइट इस ग्रीन एल्गी पर पड़ रही है, क्लैडोफोरा पे पड़ रही है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस का रेट हम चेक करेंगे ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ऑक्सीजन के बबल प्रोड्यूस होंगे। भाई जैसे ही फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसके आसपास ऑक्सीजन के बबल प्रोड्यूस होंगे। लेकिन ऑक्सीजन के बबल कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ पे कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, ये पता करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड यूज़ किया। इन्होंने क्या किया, एक एरोबिक बैक्टीरिया इसमें प्लेस कर दिया। इस वाटर में एक एरोबिक बैक्टीरिया सस्पेंड कर दिया था। ये जो हम वाइट कलर से गोले गोले बना रहे हैं, दीज आर ऑल एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया की खास बात होती है कि ये ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है, जहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी ये उस तरफ खींचा चला जाता है। अच्छा, जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन होगी वहाँ पे ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया जाकर कंसंट्रेट होंगे और जहाँ पे कम ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी वहाँ पे कम बैक्टीरिया जाके कंसंट्रेट होंगे। यहाँ पर ध्यान दिखाई पड़ा कि जो ब्लू रीजन था और जो रेड रीजन था वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड थे एज़ कम्पेयर टू बाकी एरियाज़ के। जो ब्लू एरियाज़ में बैक्टीरिया प्रेजेंट थे और जो रेड एरियाज़ के आसपास बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू जो बाकी रीजन था वहाँ पे बैक्टीरिया कम थे। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो रेड रीजन होता है, जो रेड लाइट होती है प्लस जो ब्लू लाइट होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा या फिर फास्टेस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। जो फोटोसिंथेसिस होने का रेट है वो सबसे ज़्यादा रेड कलर लाइट में होता है या फिर ब्लू कलर लाइट में होता है। इसी ग्राफ को जो हमें ये बता रहा है कि भाई वाइट लाइट के किस कंपोनेंट में फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है, किस में कम है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम, आगे चल के हम एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में भी डील करेंगे, लेकिन जो दुनिया का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस के लिए बनाया गया था वो TW एंजलमैन ने इस तरह से अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया था। अभी तक हमने प्लांट के फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ कुछ बेसिक बातें हमें पता चलती जा रही हैं। अब बात आती है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस पे स्टडी हो रही थी तो उसी टाइम पर यह भी मालूम पड़ा हमको कि प्लांट के साथ साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं दीज ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर क्या डिफरेंसेस हैं, इसको पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कॉर्नेलियस वैन नील ने। कॉर्नेलियस वैन नील, इन्होंने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और प्लांट फोटोसिंथेसिस को कंपेयर किया। बैक्टीरियल प्लांट प्लस प्लांट फोटोसिंथेसिस को कंपेयर किया। जब इन्होंने यहाँ पे इसको कंपेयर किया तो इनको पता लगा जो बेसिक इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की,
जो बेसिक बातें हैं फोटोसिंथेसिस की वो प्लांट और बैक्टीरिया दोनों के लिए सेम होती हैं। मतलब यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 का रिडक्शन होकर के शुगर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है जिसको हम CH2O लिख रहे हैं। ये एम्पेरिकल इक्वेशन है ग्लूकोज के लिए, तो हमने यहाँ पे शुगर बन गई। अच्छा, CO2 को रिड्यूस करने के लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है जो यहाँ पे H2A है ना। जैसे यहाँ पे भी हम वाटर लिख रहे थे प्लांट्स के लिए, लेकिन अभी हमने यहाँ पे जर्नल रिड्यूसिंग एजेंट H2A। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका काम है CO2 को रिड्यूस करना। CO2 को रिड्यूस करने के लिए अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है, अपना हाइड्रोजन इसको डोनेट कर देता है और CO2 का रिडक्शन हो जाता है। बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ये जो A मॉलिक्यूल है ये बाहर निकलता है। सनलाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है और सनलाइट को कैप्चर करने के लिए पिगमेंट की जरूरत पड़ती है। ये प्लांट्स के लिए भी ठीक है और बैक्टीरिया के लिए भी ठीक है। अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन बहुत हद तक सेम ही है, सिर्फ इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट में। प्लांट्स के अंदर में ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है दैट इज H2O। प्लांट्स के अंदर में जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह मॉलिक्यूल यूज किया जाता है दैट इज वाटर या फिर H2O। क्योंकि प्लांट्स वाटर को यूज करते हैं तो जो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे निकलेगा दैट विल बी ऑक्सीजन। तो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। अच्छा, वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, चाहे हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करें, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है वो सल्फर कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल किया जाता है। खाली रिड्यूसिंग एजेंट में फ़र्क है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, बैक्टीरिया के केस में। क्योंकि बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रही है तो जो बाय प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सल्फर कंपाउंड। तो बैक्टीरिया कभी भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं, बल्कि सल्फर कंपाउंड रिलीज करते हैं या फिर सल्फेट रिलीज करते हैं। सल्फर कंपाउंड या फिर सल्फेट रिलीज करते हैं। प्लांट कभी भी, बैक्टीरिया कभी भी ऑक्सीजन का रिलीज नहीं कर पाते, इसीलिए हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कह करके बुलाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से एक और चीज़ निकल करके आती है कि जितना भी ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है वो सारा का सारा वाटर से निकल करके आता है। भाई अगर CO2 का कंट्रीब्यूशन होता तो बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता, क्योंकि बैक्टीरिया भी CO2 तो इस्तेमाल करता ही है, पर ऐसा नहीं हो रहा। मतलब इससे एक और कंक्लूजन हमारा निकलता है कि जो टोटल ऑक्सीजन रिलीज होती है दैट कम्स फ्रॉम 100% कम्स फ्रॉम वाटर। वाटर के अलावा किसी भी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन नहीं निकलती। इस चीज को बाद में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप की मदद से रूबेन एंड कामन, दो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूफ किया था। तो इस चीज को प्रूफ भी किया गया था बाय रूबेन एंड कैमन। ये NCERT में नहीं है लेकिन आपको याद होना चाहिए। इन्होंने ऑक्सीजन 18 रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करके ये प्रूफ किया था कि जितना भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है वो सारा का सारा वाटर के थ्रू ही रिलीज हो रहा होता है। ये जर्नल एक्सपेरिमेंट्स हो गए और जो पुराने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब हम प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे ऑपरेट होता है, कितने स्टेप्स में परफॉर्म होता है, तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स में कहाँ पर देखने को मिलता है, किस लोकेशन पे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर में हर उस जगह पे हो सकता है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हम प्लांट्स के अंदर में लोकेशन की बात करें जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ऑपरेट कर सकता है, तो हर उस प्लांट पार्ट में या फिर हर उस प्लांट सेल के अंदर में जिस भी सेल के पास में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अच्छा, कौन से ऐसे सेल हैं जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो प्लांट बॉडी में जितने भी पार्ट्स ग्रीन कलर के आपको दिखाई देते हैं सब में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास में यंग स्टेम, जब एक यंग स्टेम होती है, बच्चा होता है प्लांट, तो वो पूरा का पूरा हरा होता है और उस पूरे पोर्शन में हर एक सेल में फोटोसिंथेसिस चल सकता है।
यंग फ्रूट, जैसे आपने कच्चे फ्रूट देखे होंगे, कच्चा आम देखा होगा तो वो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है, कच्चा टमाटर देखा होगा तो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। तो जो यंग फ्रूट होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिस भी पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस, उस सेल के अंदर में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक जर्नल कॉमन टाइप का प्लांट पार्ट बताना हो जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो दैट इज ग्रीन लीफ। भाई फोटोसिंथेसिस मेजर ऑर्गन जो है वो पत्ता होता है या फिर लीफ होता है। लीफ के अंदर में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जो लीफ होते हैं उसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। इन सेल्स का स्पेशल नाम है और इन सेल्स को बुलाया जाता है मीजोफिल सेल्स। इन मीजोफिल सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसमें के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इन मीजोफिल सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो अगर हमसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, तो आपको सिंपल सा बताना है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही वो सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, और जिस भी सेल के पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कहाँ पर होती है, कितने स्टेप्स में होती है, वो भी हमें समझना होगा। क्लोरोप्लास्ट का एक जर्नल स्ट्रक्चर रिकॉल करते हैं। हमने सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, एक बार उसको रिकॉल करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अंदर अगर हम आते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो पार्ट प्रेजेंट है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। जो खाली जगह इनर मेम्ब्रेन ने क्लोज कर रखी है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क प्रेजेंट होती हैं, थैली जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं थैलाकॉइड्स। कुछ इस तरह के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम क्या बुलाते हैं बेटा? थैलाकॉइड्स। ये जो थैलाकॉइड है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क है। मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क। इन डिस्क के अंदर में जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमन। भाई इसके अंदर भी तो एक खाली जगह है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमन। अच्छा, ये थैलाकॉइड्स टोटल दो टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे थैलाकॉइड्स होते हैं जो एक के ऊपर एक इस तरह से स्टैक्ड रहते हैं, एक के ऊपर एक इस तरह से लदे हुए रहते हैं, स्टैक्ड रहते हैं, ऐसे बिल्डिंग जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं। जबकि कुछ ऐसे थैलाकॉइड्स भी होते हैं जो सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे थैलाकॉइड्स भी होते हैं जो अकेले प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये जो कंप्लीट बिल्डिंग बन रही है, चाहे किसी भी बिल्डिंग की बात करें, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेनम। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेनम। एक क्लोरोप्लास्ट के पास बहुत सारे ग्रेनम होते हैं और उन सबको मिला करके हम ग्रेना बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग बने हुए दिखाई पड़ते हैं। जो थैलाकॉइड ग्रेनम बनाते हैं इनको बोलते हैं ग्रेनल थैलाकॉइड। दीज आर कॉल्ड एज ग्रेनल थैलाकॉइड। जबकि जो ग्रेनम नहीं बनाते, जो दो ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रोमा थैलाकॉइड। स्ट्रोमा लैमिली, ये स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा थैलाकॉइड और स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला का काम होता है दो ग्रेना को कनेक्ट करना, टू कनेक्ट
टू ग्रेना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में दो तरह के थैलेकॉइड्स होते हैं, एक ऐसे जो ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं जिनको बोलते हैं ग्रेनल थैलेकॉइड, और एक ऐसे स्ट्रोमा थैलेकॉइड जो दो ग्रेना को कनेक्ट करते हैं, खुद से ग्रेना नहीं बनाते। चाहे कोई सा भी ग्रेनम हो, चाहे कोई सा भी थैलेकॉइड हो, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट ऐसे प्रेजेंट रहता है। ये पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर, इसकी पूरी मेम्ब्रेन के अंदर में पिगमेंट्स एसोसिएटेड रहते हैं हर जगह। हम लोग कुछ बना लेते हैं, ये ल्यूमन में नहीं बनाना है, मेम्ब्रेन के अंदर बनाना है बस, चाहे वो स्ट्रोमा थैलेकॉइड हो चाहे वो ग्रेना थैलेकॉइड हो, सब में इस तरह से हर जगह इनके मेम्ब्रेन में क्या एम्बेडेड हैं, पिगमेंट्स। ठीक है, यही वो पिगमेंट्स हैं जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करेंगे। जब सनलाइट एनर्जी इन पिगमेंट्स पे पड़ती है, मान लो ये सनलाइट एनर्जी है, ये सनलाइट एनर्जी जब इस पिगमेंट पे पड़ेगी तो ये पिगमेंट पे पड़ने के बाद में एनर्जी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में या फिर NADPH2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एटीपी की फॉर्म में या फिर NADPH2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एक और चीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पर, एंजाइम। पिगमेंट्स के अलावा जो दूसरे मॉलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट आर एंजाइम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एंजाइम है जिसका नाम होता है रुबिस्को एंजाइम। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये रुबिस्को एंजाइम, ये जो हमने स्टार करके लिखा है, दिस इज एन एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर में, जो स्ट्रोमा वाली लोकेशन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। रुबिस्को एंजाइम का काम होता है CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। CO2 को कन्वर्ट कर देना किस में, ग्लूकोज में। रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, CO2 को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। अच्छा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हम ATP की बात करें चाहे NADPH2 की बात करें, ये हमारे यही ATP और NADPH2 यहाँ पे इस्तेमाल हो जाते हैं। और इस्तेमाल होने के बाद में CO2 नाम की गैस को ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज या फिर फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये पूरा स्टेप है, एक जर्नल ओवरव्यू है फोटोसिंथेसिस का। इस फोटोसिंथेसिस में जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन, जो हमने ये पहला सेट ऑफ रिएक्शन बताया था कि लाइट एनर्जी पिगमेंट्स पे आकर के पड़ती है, पिगमेंट्स वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको कन्वर्ट कर देते हैं ATP में और NADPH2 में। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, किसके द्वारा, पिगमेंट्स के द्वारा। पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं, और ये पिगमेंट्स सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं ATP में और NADPH2 में। तो लगातार सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा होता है, पिगमेंट्स। इसी स्टेप को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, थैलेकॉइड्स में, जो हमारे थैलेकॉइड्स हैं वहाँ पे लाइट रिएक्शन ऑपरेट करती है। लाइट रिएक्शन को चलने के लिए डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस की ज़रूरत है, डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा, लाइट रिएक्शन के बाद में दूसरी रिएक्शन चलती है जिसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ पर चलती है बेटा, और उसमें होता क्या है, डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में या फिर फूड में। अब CO2 को फूड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो एनर्जी हमें मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, ये ATP और NADPH2 जो बने हैं यही आकर के
CO2 को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में। तो डार्क रिएक्शन को चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? जो ATP और NADPH2 लाइट रिएक्शन के दौरान बने थे, वही ATP और NADPH2 डार्क रिएक्शन में आकर के इस्तेमाल हो जाते हैं। जो डार्क रिएक्शन है वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है रुबिस्को एंजाइम। ये रुबिस्को एंजाइम स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, इसीलिए डार्क रिएक्शन कहाँ पे चलती है? स्ट्रोमा के अंदर में। जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे डार्क रिएक्शन ऑपरेट करती है। अच्छा, डार्क रिएक्शन का ये जो नाम है ये बहुत ही गलत नाम है, मिसनोमर है। अब इसको मिसनोमर या फिर हम गलत नाम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डार्क रिएक्शन सुनकर हमें ऐसा लगता है कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में परफॉर्म होती होगी या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डार्क रिएक्शन होती है ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। सनलाइट अगर एब्सेंस्ड होगी, अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो डार्क रिएक्शन थोड़ी देर तक ऑपरेट कर सकती है, बट उसके बाद में बंद हो जाएगी। क्योंकि डार्क रिएक्शन जो है ना वो इनडायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड करती है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन सनलाइट। अच्छा, लाइट रिएक्शन में ध्यान से देखो तो हमने लिखा है डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, और डार्क रिएक्शन में हमने लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट, बट ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो डार्क रिएक्शन है वो डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो प्रोडक्ट्स ऑफ सनलाइट हैं, जैसे ATP की बात करें, NADPH2 की बात करें, उन पर डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है। तो अगर सनलाइट मान लो काट दी जाए, प्लांट को अंधेरे में प्लेस कर दिया जाए, तो लाइट रिएक्शन तुरंत की तुरंत स्टॉप हो जाएगी। इमीडिएट इफेक्ट से लाइट रिएक्शन क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। लेकिन प्लांट में कुछ ATP NADPH2 एक्सेस में प्रेजेंट होता है, तो जब तक वो ATP और NADPH2 एक्सेस में प्रेजेंट है तब तक डार्क रिएक्शन चलेगी, और जैसे ही NADPH2 ATP खत्म होंगे तो डार्क रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन भी सनलाइट की प्रेजेंस में ही चलती है, और डार्क रिएक्शन भी सनलाइट की प्रेजेंस में ही चलती है। सिर्फ लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड होती है और डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली डिपेंड होती है। ठीक है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहना एक गलत टर्म है, और आज के टाइम पे हम इनका ऑल्टरनेटिव नेम यूज़ करते हैं। लाइट रिएक्शन के लिए हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, या फिर फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, और डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस ये कह करके भी बुलाते हैं। तो आप याद रखिए, फोटोकेमिकल फेज और बायोसिंथेटिक फेज ये ज़्यादा प्रॉपर टर्म है बजाय कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहने के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस के 2 ब्रॉड स्टेप्स।